पत्नी ने आप पर CRPC 125 अर्थात गुजारा भत्ता का केस करके रखा है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं और अपने जवाब में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जरूर लिखें। वो महत्वपूर्ण तथ्य जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी, NGO आवाज़ परफॉर्मेंस से। आप सभी भाइयों के मेरे पास काफ़ी मैसेज आए, मेल आए कि सर CRPC 125 अर्थात गुजारा भत्ता के केस में जवाब कैसे लगाएं, उसमें कौन से पॉइंट रखें, कौन से पॉइंट ना रखें। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने ये सब जवाब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूँ कि आप अपने CRPC 125 अर्थात गुजारा भत्ता के केस में क्या क्या पॉइंट अपने जवाब में लगाएं और क्या क्या जवाब में ना लिखें, जिससे आपको हानि हो जाए। तो ज़्यादा मैं समय आपका बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधे पॉइंटों पे ले चलता हूँ कि आप अपने जवाब में क्या क्या लिखें। तो सभी साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि CRPC 125 क्या होता है। CRPC 125 का मतलब है कि आपकी पत्नी ने आप पर गुजारा भत्ता अर्थात मेंटेनेंस का केस डाला हुआ है, जिसमें आपसे हर महीने कुछ ना कुछ वो रुपए अपने गुजारे के लिए लेना चाहती है। तो CRPC 125 अर्थात गुजारा भत्ता का यही मतलब होता है कि वह अपना भरण पोषण अपने पति से करवाना चाहती है। तो मैं बात कर रहा था कि आप अपने जवाब में क्या क्या बातें लिखें और क्या क्या बातें ना लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके पास CRPC 125 का यदि नोटिस आया है तो आप उसको रिसीव करें। ऐसा ना करें कि आप उसको वापस कर दें, ये बिल्कुल ना करें। CRPC 125 का यदि आपके पास नोटिस आता है तो आप उसको रिसीव करें और जो भी डेट लगी हो उस डेट पे आप न्यायालय जाएं। यदि आपके पास में काउंसलर यानी कि वकील, एडवोकेट साहब यदि आपके पास हों तो आप उनको लेके जाएं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्वयं जाएं वहाँ पर। और जी हाँ, आप अपना आधार कार्ड या कोई ऐसी ID प्रूफ जरूर लेके जाएं जिससे यह साबित हो सके कि वह पर्सन आप ही हैं। आप वहाँ पे अकेले भी जा सकते हैं। जब आप जाएंगे तो आप न्यायालय में प्रस्तुत हों और माननीय जज साहब से बोलें कि मुझे ये नोटिस मिला था और जिसमें कि आज की तारीख मेंशन थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो जज साहब आपको एक प्लेंटिव कॉपी, जो कि वाद पत्र होता है, जो कि आपकी पत्नी द्वारा आप पर आरोप लगाए गए हैं, उसकी वाद पत्र की कॉपी आपको रिसीव कराई जाएगी। तो वो कॉपी आप रिसीव कर लें। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, वो आपको बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी ने ये आप पे आरोप लगाए हैं, क्या ये सत्य है, या उसके बारे में आप अपना जवाब दीजिए। जो जो आपकी पत्नी ने आप पे आरोप प्रत्यारोप किए हैं उसके बारे में आप उसका जवाब लगाएं। तो आप जब वो कॉपी रिसीव करें तो एक कॉपी तो आप अपने साथ ले जाएंगे और एक कॉपी न्यायालय में ही रहेगी। तो न्यायालय की कॉपी में जिसमें आपके हस्ताक्षर होंगे कि श्रीमान जी मैंने अपनी नकल या कॉपी प्राप्त कर ली है, उस कॉपी पे आप आपत्ति जरूर लिखिएगा। जी हाँ, आपत्ति लिखिएगा। तो हो सकता है कि अपोजिट पार्टी का अधिवक्ता आपसे पूछ बैठे कि आपत्ति क्यों लिखी है। तो भाइयों, आपको ही पता है कि आपकी पत्नी ने जो भी आरोप प्रत्यारोप किए हैं आप पर,
वो सच हैं या नहीं सच हैं वो तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन आप पर जो CRPC 125 का केस किया गया है उस पर आपको आपत्ति तो है ना, कि आपसे गुजारा भत्ता जो मांगा गया है उसमें आपको आपत्ति तो है, इसीलिए तो आप आपत्ति लिख रहे हैं। ये तो है नहीं कि आपको कबूल है या मंजूर है कि आप पर जो भी केस किए गए हैं वो आपको कबूल हो रहा है। यदि कबूल हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। यदि आप उसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो आप उस पर आपत्ति जरूर लिखिएगा। तो साथियों ठीक है, ये आपने जैसे आपत्ति लिख दी है, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। जिन भाइयों की पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपनी मर्जी से मायके गई हुई हैं, वो भाई, केवल वही भाई अपने जवाब कॉपी में ये ज़रूर लिखें कि हमारी पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपनी मर्जी से या फिर बिना किसी कारण के मायके में गई हुई है और बैठी है, मेरे पास रहने को तैयार नहीं है। ठीक भाइयों साथियों, ये आपको पॉइंट ज़रूर लिखना है कि मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी कारण के या अपनी मर्जी से मायके में गई हैं और मेरे पास रहने को तैयार नहीं है। इसी जवाब को लेकर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने ज़िले में RTI द्वारा पता करिए कि महिला विकास के लिए या महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी पत्नी की जो भी क्वालिफ़िकेशन हो उस क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आप RTI लगाइए। RTI में आप ये मांगिए कि आपके ज़िले में कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। जिन भाइयों की पत्नी अनपढ़ हैं या पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो भी भाई RTI लगाएं कि अनपढ़ महिलाएं या जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं उनके लिए हमारे शहर में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाओं का हमारे ज़िले में विकास हो सके। वो RTI के थ्रू आप पता करें कि हमारे ज़िले में महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही, जिससे कि वो अपना स्वयं का रोजगार पैदा करें या भरण पोषण स्वयं का किस प्रकार कर सकती हैं, कौन कौन योजनाओं के तहत। तो उस योजना के तहत आपको मिल जाएगा कि आपके ज़िले में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो वही जो भी आपकी पत्नी की क्वालिफ़िकेशन हो उस क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो भी योजनाएं आपके शहर में, सिटी में चलाई जा रही हों वो प्रस्तुत कर दें और उसमें लिख दें कि हमारी पत्नी को इनमें से जो भी योजना पसंद हो मैं वो कोर्स कराने के लिए तैयार हूँ। अब ये भी बता दें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो आप माननीय न्यायालय जज साहब के सामने ये कहें कि आज मैं हूँ, कल हो सके मेरे साथ क्या दुर्घटना हो जाए, मेरे अंग खराब हो जाएं या फिर ऐसा कह लें कि मेरी जो जॉब है वो छूट जाए। इस प्रकार आप उनको बताएं कि मैं अपनी पत्नी को उनके पैरों पे खड़ा होकर देखना चाहता हूँ, वो किसी के भी आश्रित ना रहें। आज तो मैं भरण पोषण मान लो कर लूँगा, कल कला पता नहीं मेरे साथ क्या दुर्घटना हो, मेरे ना रहते हुए मेरी पत्नी का क्या होगा। इन सबको देखते हुए मैं अपने पत्नी को अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी पत्नी को जो भी योजना पसंद हो मैं उसको वो वाला कोर्स करवाऊँगा। उस पर जो भी पैसा खर्चा होगा मैं पूरा पैसा खर्च करूँगा। उस योजना के तहत अपने पत्नी को उसके पैरों पे खड़ा होकर देखना चाहता हूँ।
ठीक है। तो उसमें ये पॉइंट एक आपका ज़रूर मेंशन होना चाहिए। और इसी जवाब को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जवाब में ये ज़रूर लिखें या माननीय न्यायालय जज साहब के सामने ये ज़रूर प्रस्तुत करें कि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूँ। जो पति अपने पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं या करते थे, वो ये बात जरूर मेंशन करें कि और जो पति ने अपना भरपूर कर्तव्य शादी के बाद निभाया या निभाते चले आ रहे हैं, तो वो ये ज़रूर ये महत्वपूर्ण पॉइंट ज़रूर लिखें कि आज तक मैंने अपने पति होने के सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन मेरी पत्नी ने आज तक पत्नी होने के कुछ कर्तव्य निभाए और कुछ नहीं निभाए। अब वो आपकी पत्नी जितने भी दिनों से आपके अपनी मायके में बैठी हो, वो आप उसमें मेंशन करिए कि इतने दिनों से मेरी पत्नी ने एक भी बार ये खबर नहीं ली कि मेरे साथ में क्या घटना घटी, मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ, मैं बीमार हूँ या स्वस्थ हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की। यदि आपकी पत्नी ने नहीं की है तो, यदि की है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक भाइयों, ये पॉइंट भी जरूर लिखिए कि मैंने तो अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन मेरी पत्नी ने कुछ कर्तव्य नहीं निभाए, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी कर्तव्य नहीं निभाए हो वो आप उसमें लिखिए। और जो आप अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हैं आगे कर्तव्य के लिए, उसको जो भी चाहते हैं अपनी पत्नी से, वो उसमें मेंशन करिए कि मैं अपनी पत्नी से ये अपेक्षा रखता हूँ, मैं तो उसको भरण पोषण दूंगा यदि वो वाद पत्र में जो जो आरोप उसने लगाए हैं वो साबित कर दे, मैं उसको भरण पोषण दूंगा। लेकिन पहले वाद पत्र में लगाया हुआ एक एक आरोप उसको सिद्ध करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 90% महिलाएं क्या है, वाद पत्र में वकील के कहने, एडवोकेट के कहने पे या खुद इतने झूठे झूठे बहाने बनाती हैं कि वाद पत्र में लिख देती हैं, जबकि वो कहीं कुछ सत्य नहीं होता है। इसलिए आप ये ज़रूर लिखिए उसमें कि मेरी पत्नी ने जो भी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हैं, यदि वो उनको प्रूफ कर देती है, सिद्ध कर देती है, तो मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण दूंगा। और जिन भाइयों के बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो उसमें ज़रूर लिखें कि मैं अपने बच्चे का पूरी तरह से भरण पोषण करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रत्येक तारीख को या फिर प्रत्येक संडे को या फिर 15 दिन में या 1 महीने में मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए, क्योंकि अगर वो मुझसे नहीं मिलेगा तो वो मुझे इन लाइफ नहीं पहचान पाएगा। इसलिए समय समय पर एक पिता को अपने पुत्र से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप उसमें ज़रूर लिखें कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए। तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन सब विषय में बताए हैं। आपको ये सब हो सकता है पसंद भी आए हों। यदि आपको पसंद आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी मैं ऐसे कई आपको केस रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँगा, बताता रहूँगा, आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। जो जो आपके केस में इम्पोर्टेंट होएगा मैं सभी ज़रूर बताऊँगा। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार साथियों।